Very good morning to all of you, my dear students. I hope you all are doing well and preparing for your upcoming examination. In last class, we have discussed scientific management theory, and today we are going to discuss administrative management theory. So, let's start with the basic definition. The administrative theory is based on the concept of departmentalization, which means the different activities to be performed for achieving the common purpose of the organization should be identified and be classified into different groups or departments such that the task can be accomplished actively. मुझे पता है आप लोगों को ये डेफिनेशन एक बार में समझ नहीं आया होगा. आप लोग सोचोगे कि मैम ये इतना बड़ा डेफिनेशन है, इसे हम लोग कैसे याद करेंगे और कैसे एग्जामिनेशन में लिखेंगे. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेट मी टेल यू कि आप लोगों को ये डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेरा एम है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का बेसिक फंडा बताना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना. तो आप इस डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के काम होते हैं. जैसे कि इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. मैं जब भी क्लास लेती थी तो मैं अक्सर समझाती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, और वो है HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है और वो लोग पर्टिकुलर काम पे फोकस करते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि किसी भी काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना, या फिर एक अगर बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और अलग अलग लोगों को असाइन करना. रैदर एक ही एम्प्लॉय से सारा काम कराने के बजाय आप उसको 5 एम्प्लॉय को या 6 एम्प्लॉय को या डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को छोटे छोटे काम असाइन कर दो, ताकि वो उसी काम को बार बार करे, रिपीटेडली करे, जिससे कि उसकी इफ़िशियंसी उस पर्टिकुलर काम में बढ़ जाए. अब आप डेफिनेशन पे आइए कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म फॉर अचीविंग द कॉमन पर्पस. अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम को मिला के एक बड़ा काम होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए कि उस काम को आइडेंटिफाई करना चाहिए और क्लासिफाई कर देना चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स या डिपार्टमेंट्स में. जैसे कि मान लीजिए कि आप एक चेयर बनाने की कंपनी है, आप चेयर बनाते हो, तो मैं बिल्कुल बेसिक ऐसे रैंडम एग्जांपल्स मैं रैंडम एग्जांपल इसलिए कोट करती हूँ ताकि जो भी न्यू कमर्स है, आज वो मेरा लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए. अगर मैं बिल्कुल प्रोफेशनल एग्जांपल कोट करूँगी तो बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से बात निकल जाएगी. तो आप एक चेयर का एग्जांपल ले लीजिए. एक चेयर में क्या क्या पार्ट्स बन सकते हैं? 4 लेग्स बनेंगे, उसका बेस बनेगा और उसका अपर बॉडी बनेगा. तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो 5 लोगों का मैं ग्रुप बना दी. उन लोगों को असाइन किया जाए कि आप बस 4 लेग्स बनाओ ऑल द डे. जब भी प्रोडक्शन का जो भी काम है वो बस आपको हमेशा 4 लेग्स बनाने हैं. फिर वो दूसरे ग्रुप को असाइन किया मैंने और उनको बोला कि आप बस बेस ही बनाओ. तो और तीसरे ग्रुप को असाइन किया कि आप बस अपर बॉडी बनाओ. तो क्या होगा कि जो लेग्स बनाने वाले हैं वो डेली लेग्स बनाते इतने अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे कि उनकी स्किल उस पर्टिकुलर काम में बहुत बढ़ जाएगी और उसमें वो परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे. सो हेनरी फेयोल का जो बेसिक थ्योरी है वो बिलीव करती है कि वो ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा हो कि किसी एक पर्सन पे, एक एम्प्लॉय पे बर्डन ना हो, वो छोटे छोटे टुकड़ों में असाइन हो जाए डिफरेंट लोगों के बीच, ताकि हर एक छोटा पीस ऑफ वर्क है वो बिल्कुल efficiently हो. So let's see the definition part. The administrative theory is given by Henry Fayol, who believed that more emphasis should be laid on organizational management and the human and behavioral factors in the management. और इसके साथ साथ उनका जो human है और उनका जो behavioral factor है उस पर फोकस किया जाए.
Unlike the scientific management theory of Taylor, where more emphasis was on improving the workers' efficiency and minimizing the task time, here the main focus is on how the management of the organization is structured and how well the individuals are organized to accomplish the tasks given to them. तो आपने देखा कि जो टेलर की जो मैनेजमेंट थ्योरी थी वो एम्फेसिस किस पे करती थी, वर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में, और टास्क जो है एक काम को करने का जो समय है वो बिल्कुल कम करने पर वो फोकस करते थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कितने अच्छे से है इस पर फोकस दिया जाता है, और अकम्प्लिश द टास्क गिवन टू देम, जो भी एम्प्लॉयज़ को काम दिया जाता है वो कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको कंप्लीट करते हैं, इस पे मेन फोकस है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का। So according to this principle, the whole work must be divided into small tasks or unit instead of assigning whole work to one person। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जितना भी काम है वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल टास्क में डिवाइड हो जाए, और किसी एक पर्टिकुलर पे ही बर्डन ना डाला जाए। वन टास्क और जॉब शुड बी असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर काम हो वो किसी को भी असाइन कर दोगे। इसमें पहले आपको एनालाइज़ करना होगा, आपको देखना होगा कि कौन सा बंदा, कौन सा एम्प्लॉय किस काम में एफिशिएंट है। हो सकता है किसी कोई पब्लिक रिलेशन में बहुत अच्छा हो तो उसको एचआर का काम दे दिया जाए, कोई कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हो तो उसको फिनेंस डिपार्टमेंट में बिठा दिया जाए, किसी की का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए और उसको मार्केटिंग का काम दे दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस पर किसी भी एम्प्लॉय को काम असाइन किया जाए। व्हेन अ पर्सन performs the same task again and again, he becomes specialized in the work and his efficiency is improved। तो अगर कोई बंदा रिपीटेडली डेली एक ही काम करता रहेगा तो बट ऑब्वियस है वो उसकी इफ़िशियंसी उस पर्टिकुलर काम में बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई एम्प्लॉय चेयर के सिर्फ लेग्स बनाता है तो वो कुछ ही दिनों में लेग्स बनाने में चेयर के बिल्कुल एफिशिएंट हो जाएगा, उसका स्किल उसको डेवलप करने में काफ़ी बढ़ जाएगी, और जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चेयर के लेग्स बनेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो स्मॉल पीस या यूनिट्स ऑफ टास्क है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर 10 काम 10 लोगों को असाइन किया जाए और वो सारे ग्रुप जो है वो अपना काम परफेक्शन के साथ करें तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये सेम एग्जांपल है कि अगर मैंने किसी को टास्क दिया, ये एक आदमी को एक टास्क असाइन कर दिया, असाइनमेंट 2 दूसरे को दिया, असाइनमेंट 3 तीसरे को दिया, ये पूरे साल असाइनमेंट 1 करता है, ये असाइनमेंट 2, ये असाइनमेंट 3 करते हैं, तो ये सारे अपने अपने एरियाज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर को एग्जिस्टिंग। If authority is given to person, he should also be made responsible। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप किसी पर्सन को अथॉरिटी दोगे कि आपको ये काम करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी को दो कि आपको ये अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि काम करना है तो कुछ भी करके दे दिया, अगर वो गलत हुआ तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। इसीलिए आपको अथॉरिटी दिया जाता है, यानी कि आपको इतनी पावर दी जाती है कि आप 4-5 लोगों के साथ मिलके उस काम को बिल्कुल परफेक्शन के साथ करो। इन द सेम वे इफ़ एनीवन इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद अथॉरिटी। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि आप ये प्रोजेक्ट करना है आपको, तो आपको अथॉरिटी भी देनी होगी, यानी कि उसको पावर भी देना होगा कि आप इन बंदों को अच्छे से यूज़ करो और सबकी मदद लेकर के आप किसी प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा करो। अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ सुपीरियर्स टू गेट एग्जैक्टनेस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स। तो अथॉरिटी का क्या मतलब होता है कि आपके साथ जो भी सबऑर्डिनेट्स जो भी काम कर रहे हों
उनके साथ आप एग्जैक्टनेस के साथ उस काम को करवा सको, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब असाइन, मतलब आप जो भी काम जॉब असाइन कर रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको काम को अच्छे से करें, क्योंकि ओवरऑल जब प्रोजेक्ट एंड ऑफ द मंथ आएगा बन के तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। There should be a balance between the two, that is, they must go hand in hand. Authority and responsibility leads to irresponsible behavior, whereas responsibility without authority makes, यहाँ and नहीं होगा, I'm so sorry, authority without responsibility, जब भी कोई अथॉरिटी है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जुड़ी होगी तो वो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को लीड करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स द पर्सन इनइफेक्टिव। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि आपको ये सारे काम करने हैं और आपको अथॉरिटी नहीं दी जाए तो भी आप इनइफेक्टिव रहोगे, आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक फंडा यही है कि किसी भी प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और उसको वेल मैनेज्ड तरीके से उस काम को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलके करवाएं। बिल्कुल जो जिस एरिया में एफिशिएंट है उसी को पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क दिया जाए ताकि वो जो फाइनल आउटपुट हो वो बेस्ट हो। सो आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी समझ आ गई होगी। अगर जो नहीं समझ में आया आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे या फिर जो भी सोशल साइट्स पे आप अवेलेबल हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी एनी टाइम एनीवेयर। Stay tuned, stay happy, happy learning.